हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग अपनी करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस में एक सब टॉपिक जो कि है सिक्योरिटी इश्यूज, इसके ऊपर आज अपने एमसीक्यूज को रखें। तो सिक्योरिटी इश्यूज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कंट्री सिक्योरिटी, सब कुछ ही मैंने इंक्लूड कर लिया। मतलब थोड़ी, मतलब आप कह लो कि जैसे बाकी टॉपिक्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, उससे थोड़ा अलग करने की कोशिश करी है। ठीक है, जिस एग्जाम को स्टूडेंट्स हम फोकस में रखेंगे वो एसबीआई पी होगा, पर बाकी सारे जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से भी जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे मैंने कवर जरूर किया। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी। सारे क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट करना है, इसके लिए आपको एक नोटबुक पेन चाहिए, उस तरह से अटेम्प्ट करो। अगर आपने वर्बली अटेम्प्ट करना है वैसे अटेम्प्ट करो, पर अटेम्प्ट जरूर करो। एक और चीज स्टूडेंट्स, जो काफी सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए कोई एक सिंगल सोर्स नहीं मिल पा रहा, चीजें बहुत ज्यादा, कोई कुछ कहीं से पढ़ना पड़ता है, कुछ कहीं से, इकोनॉमिक अफेयर्स क्लियर नहीं हो पा रहे। तो उसके स्टूडेंट्स मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको क्लास के एंड में जरूर बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से एक ही जगह आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, सारे नोट्स, पीडीएफ्स, टेस्ट, सब कुछ एक जगह। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज दी लिपू लेक पास लोकेटेड। इंडिया में आपको लिपू लेक पास कहाँ देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उत्तराखंड स्टेट, केरला स्टेट या हिमाचल प्रदेश स्टेट? कोशिश करो स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। इंडिया में आपको ये लिपू लेक पास कहाँ असल में देखने को मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर यूटी, उत्तराखंड स्टेट, केरला स्टेट, हिमाचल प्रदेश स्टेट? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में उत्तराखंड। मैं आपको एक मैप पे भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड स्टेट है। ठीक है, अभी आपने जैसे उत्तराखंड में, अब यहाँ पर एग्जैक्टली बना नहीं हुआ, नहीं तो ना यहाँ कहीं आपको इस रीजन में जोशीमठ देखने को मिलेगा, जहाँ पर काफी आप देख रहे हो कि लैंड सब्सिडेंस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर आप देखो ये है लिपू लेक, ये काला पानी लिपू लेक, ये एरिया। ठीक है, ये बहुत न्यूज में रहता है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से नेपाल ने एक डिस्प्यूट इस चीज का मतलब नेपाल में एक गवर्नमेंट है, केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट, वो असल में इस चीज को लेकर बहुत डिस्प्यूट करती है, इस वजह से लिपू लेक पास न्यूज में रहता है। ठीक है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री है जिसको $100 मिलियन, इसको अगर मैं आपको रुपीज में बताऊं तो ये कुछ बनेगा 800 करोड़ के आसपास रुपीज में, इतने पैसे मिलेंगे यूएसए से। बोला तो जा रहा है कि ये फ्लड रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कि कंट्री को फ्लड वगैरह से बहुत नुकसान हुआ, पर असल में यूएसए इस कंट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहता है और बदले में चाहता है कि ये कंट्री वो सारे काम करे जो यूएसए इनसे डिमांड करता है। क्या ये चीज यूएसए अफगानिस्तान के लिए करेगा, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान? आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि पिछले कुछ टाइम से बड़े फ्लड्स कहाँ हैं, क्या ये फ्लड्स अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान में? बिल्कुल आपको पता होगा कि आज से कुछ वीक्स, मंथ्स पहले पाकिस्तान में बहुत बड़े स्केल पे फ्लड्स आ गए थे, और पाकिस्तान को ये पैसा दिया जाएगा यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा। बदले में पाकिस्तान को रशिया के अगेंस्ट रहना पड़ेगा, और भी जो भी यूएसए की, जैसे अफगानिस्तान में अगर यूएसए ने कुछ एक्टिविटीज करनी, वहां पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा यूएसए को। ठीक है, तो पाकिस्तान टू गेट $100 मिलियन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर फ्लड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एड। अब इतने टाइम के बाद, मतलब फ्लड की जो सब कुछ था वो तो इतना टाइम पहले हो गया, इतने टाइम के बाद ये जो एक पैकेज दे रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि यूएसए और भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना चाहता है अपने थ्रू पाकिस्तान। ठीक है, वो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पर एक टेम्पररी बैन लगाया गया BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल फोर व्हीलर्स पे? देखो, ये BS क्या होता है ना, BS होता है भारत स्टेज। ठीक है, ये ना हमारे इमिशन नॉर्म्स है, इमिशन स्टैंडर्ड है। गाड़ियों का जो इंजन है वो कितना, मतलब हम तो चाहेंगे कम से कम करें, पर ना जो कंपनीज हैं जो वो कार्स बनाती हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस देनी पड़ती है सरकार के द्वारा कि इतना पोल्यूशन अलाउड है, अगर इससे ज्यादा पोल्यूशन होगा तो गाड़ी इलीगल हो जाएगी। ठीक है, मतलब गाड़ी फिट नहीं रहेगी सड़क पे चलने के लिए। पहले चलता था BS3 BS4, अब हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं, मतलब अगर आप अभी एक टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कोई ट्रक वगैरह खरीदने जाओगे, सारे BS6 नॉर्म्स के हिसाब से, BS5 नहीं आया। ठीक है, सीधे BS4 से BS6 पे। यहाँ पर एक स्टेट या यूटी ने क्या किया, जो पुराने BS3 पेट्रोल कार्स या फोर व्हीलर्स हैं और जो BS4 डीजल व्हीकल्स वगैरह है, उनको कुछ टाइम के लिए बोल दिया कि सड़क पे नहीं चलाए जा सकते। ये इसलिए किया गया कि पोल्यूशन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, उसको कंट्रोल में लाने के लिए। आप खुद सोचो, क्या ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने किया होगा, महाराष्ट्र स्टेट ने, गुजरात स्टेट ने, या चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी? बिल्कुल आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर गैस किया होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली यूनियन टेरिटरी। तो
BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल्स पे दिल्ली गवर्नमेंट में एक टेम्पररी, हमेशा के लिए तो बैन नहीं कर सकते, कोई इलीगल तो नहीं है पुराने व्हीकल्स को चलाना, पर हाँ कुछ टाइम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि जो व्हीकल्स हैं इनको सड़कों से हटा दिया जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन है जो सर्दियों के टाइम पे बहुत बढ़ जाता है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट है इंडिया के। देखो ओवरऑल भी जो हमारी कंट्री में पहले कुछ सबसे इनिशियल फीमेल फाइटर पायलट्स बने थे, ये उनमें से उस बैच में से एक है। अब ये बनने जा रहे हैं फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे जो इंडिया के बाहर हो रही है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का असल में नाम है वीर गार्डियन। पूछा जा रहा है कि ये जो वीर गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है असल में होस्ट कहाँ होगी, क्या यूएसएस को होस्ट करेगा जहां अवनी चतुर्वेदी पार्टिसिपेट करेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, जापान या फिर रशिया। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्रीज एक्सरसाइज को होस्ट करेगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो असल में जापान। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अवनी चतुर्वेदी बने फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स के वुमेन फाइटर पायलट जो पार्टिसिपेट करेंगे एरियल वॉर गेम्स जो कि इंडिया के बाहर होंगी। जापान इन वॉर गेम्स को होस्ट करेगा और ये आप देख सकते हैं ये है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, आगे चलते। वो कौन सी कंट्री है जिसने ऑलमोस्ट 160 कंटेनर्स आपने देखा होगा शिपिंग कंटेनर्स बड़े बड़े होते हैं, 160 कंटेनर्स जितना एमुनेशन रिसेंटली भेजा यूक्रेन को। जो यूक्रेन और रशिया की, मतलब वैसे तो वॉर तो नहीं बोलेंगे, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, यहाँ पर इस टाइम पे वॉर बहुत एक्टिव है इस टाइम पे। ठीक है, बैटल बहुत ज्यादा चल रही है। तो यूक्रेन को बहुत सारी कंट्रीज से वेपन भेजा गया, मतलब कई कंट्रीज ने तो इतना वेपन भेज दिया कि उनके पास खुद के पास कमी है वेपन्स की। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर वो कौन सी कंट्री है जो ऑलमोस्ट 160 कंटेनर्स वेपन्स के सेंड करेगी यूक्रेन को। आप देखोगे अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज लग नहीं रही है कि इनके पास ऐसा बहुत सारे वेपन्स के स्टॉक है। मे बी आपको लगे ऑस्ट्रेलिया, पर इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अब सोचोगे अभी तो हमने पढ़ा कि पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ वगैरह मिल रहा है, उनके पास इतने वेपन्स आए कहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ नए वेपन खरीद के रखे थे, ये असल में पुराने वेपन्स कुछ तब के जब पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहा था, कुछ तब के जब अफगानिस्तान में सोवियत फोर्सेज आ गई थी और यूएसए चाहता था उनको वहां से भगाया जाए, तब यूएसए ने वेपन्स दिए थे, पुराने वेपन्स। ठीक है, पर यूक्रेन के लिए ये वेपन्स भी बहुत काम में आएंगे क्योंकि उनको बस इस टाइम पे वेपन चाहिए। ठीक है, नया पुराना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चलना चाहिए बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इसी मतलब जो मैंने आपको बोला ना कि यूएसए अगर फाइनेंशियल एड देगा पाकिस्तान को तो बदले में उनसे कुछ डिमांड करेगा। ये एक डिमांड है कि आप रशिया के अगेंस्ट खड़े हो तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 160 कंटेनर भरकर एमुनेशन भेजेगा टू यूक्रेन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जैसे हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं ना, ए बी, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस तरह से यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो कौन सा, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा ब्लड ग्रुप का टाइप होता है जो किसी से भी खून रिसीव कर सकता है, एक ऐसा टाइप है जो किसी को भी खून दे सकता है। यहाँ पर वो वाला ब्लड ग्रुप जो किसी से भी खून एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्या ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा होता है, ओ ब्लड ग्रुप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, बी ब्लड ग्रुप या ए ब्लड ग्रुप, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कोशिश करो अगर आपको स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप्स के बारे में नॉलेज है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। वैसे टोटल ना 8 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये 4 लिखे हुए हैं, बस इसी में पॉजिटिव नेगेटिव करते रहोगे तो आपके 8 बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होते हैं 8 ब्लड। ठीक है, सुन जो यूनिवर्सल रिसीवर्स होते हैं वो होते हैं असल में ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ए बी होता है यूनिवर्सल रिसीवर्स, आपको ना यहाँ से बहुत अच्छे से पता लगेगा। देखो जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, ये ओ को भी दे सकते हैं अपना खून, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये रिसीव किसी से भी कर सकता है, पर अगर इसको खून देना तो सिर्फ ए बी वालों को ही दे सकता है, ये होता है यहाँ पर। तो ओ वाले किसी को भी अपना खून दे सकते हैं, पर जब इनको चाहिए सिर्फ ओ इनको दे पाएगा। ए बी वाले किसी से भी खून एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव किसी से भी कर सकते हैं, पर अगर इनको देना हो तो सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको जो ब्लड ग्रुप्स और उनके बारे में जो वेरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ मतलब इमेज है, इसको आप संभाल के रखना, आपके काम आएगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो नेशनल ग्रीन, इसके थ्रू हम मतलब दुनिया में एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन का प्रोड्यूसर इंडिया बनने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल है, पर ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और हाइड्रोजन बननी शुरू होगी, उसको बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स लगाने पड़ेंगे और
अभी कुछ साल लगेंगे कि हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बड़े स्केल पे शुरू कर सके, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर कितनी अमाउंट अप्रूव करी है कि कुछ साल तो जब तक हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तब तक लिए पैसा यूज किया जाएगा। क्या गवर्नमेंट ने कुछ 16,000 करोड़ के आसपास का खर्चा करना है, 17,000 करोड़ के आसपास का, 19,000 करोड़ के आसपास का, 20,000 करोड़ के आसपास का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी जिससे इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह पूरी कंट्री में बनाए जाएंगे। उसके बाद हम आज से कुछ सालों बाद हाइड्रोजन की प्रोडक्शन शुरू करेंगे, हाइड्रोजन से आगे जाके व्हीकल्स चलेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलेंगी। इसको फ्यूल की तरह यूज करना है, बहुत अच्छा फ्यूल होगा ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी ज्यादा अच्छे होंगे हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो जो गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स इनिशियली अपना इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में डाली है वो है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 19,744 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ की। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है ₹19,744 करोड़ फॉर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, इससे हम ग्रीन इंडिया की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह यूज करोगे तो उसमें इमिशंस वगैरह नहीं होंगे। जो जब पेट्रोल डीजल को जब हम यूज करते हैं तो कार्बन इमिशन है ना, वो नहीं होंगे यहाँ पर, वो एक फायदा है। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, तो कुछ दिन पहले एक ऐसा दिन था, इस दिन उन बच्चों के बारे में सोचा जाता है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है जिन्होंने अपने किसी पेरेंट का दोनों पेरेंट्स को खो दिया बिकॉज ऑफ वॉर। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, क्या 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी या 6 जनवरी। किस दिन असल में जो डे है इसको दुनिया भर में सेलिब्रेट नहीं होता, ऐसे दिन ऑब्जर्व किया था, किस दिन इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है? कुछ ही दिन पहले, वैसे अगर आप देखो सारी डेट्स कुछ ही दिन पहले की हैं। तो वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन जो है स्टूडेंट्स, हर साल इसको असल में 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 2023 6 जनवरी, हर साल इसको 6 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मान लो 100 लोग इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, उसमें से 90 को जॉब मिल गई, 10 को नहीं मिली, तो हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 10% की, 10% लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं जॉब मिल नहीं रही है। तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर महीने 2022 में बहुत बढ़ गया, पिछले 16 महीनों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। उससे एक महीना पहले नवंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% था। अब ये दिसंबर में कितना बढ़ के हो कितना गया? 8.10, 8.20, 8.30 या फिर 8.40। कोशिश करो स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर महीने में जो बढ़ा वो कितना बढ़ा। ये असल में स्टूडेंट्स हो गया दिसंबर में 8.30, काफी महीनों में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.30 पहुंच गया दिसंबर के महीने में, पिछले 16 महीनों में सबसे हाईएस्ट। नवंबर में सिर्फ 8% था। ठीक है, इस सारे डाटा को रेडी करता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। इन्होंने असल में इस डाटा के बारे में बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। इस साल हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, पर बहुत ज्यादा फर्क इस साल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत पुश नहीं मिल पा रहा है, अच्छा ग्रोथ नहीं आ पा रही, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहेंगी अभी कुछ टाइम तक। ठीक है, ठीक है। दुनिया की फर्स्ट कंट्री और सॉरी दुनिया की सेकंड कंट्री और एशिया की पहली कंट्री, तो एशिया में किसी ने पहली बार किया, दुनिया में दूसरी बार, इन्होंने एक ट्रेन चलाई है हाइड्रोजन से। जो मैंने आपको बताया कि हम हाइड्रोजन का बड़ा प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, इसीलिए कि आगे जाकर ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, कार सब कुछ हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो सकती है और वो बहुत ग्रीन होगा एनवायरनमेंट के। तो अभी हमने तो ऐसा नहीं किया, पर कौन सी कंट्री है एशियन कंट्री जिसने पूरे एशिया में पहली बार एक ट्रेन चलाई है हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करके? क्या ऐसा पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने, चाइना ने या बांग्लादेश ने? इंडिया इसका सही आंसर नहीं है। अगर इंडिया इस टेक्नोलॉजी को अभी तक डेवलप नहीं कर पाया तो बहुत कम चांस है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश ने किया होगा। चाइना इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चाइना से पहले दुनिया में पहली बार किसने किया था? जर्मनी ने। तो चाइना ने लॉन्च किया एक हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन को। ये वो ट्रेन है जो फ्यूल की तरह यूज करती है हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, और जब ये इस ट्रेन में हाइड्रोजन गैस को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, उससे कोई कोई एमिशन नहीं हो रहा, कुछ वेस्टेज नहीं, सिर्फ वाटर निकलता है, H2O, जो मतलब उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया, सॉरी लास्ट नहीं, एक दो क्वेश्चन और है। ठीक है, तो हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया सियोम ब्रिज को। ये जो सियोम ब्रिज है ना, इसको रिसेंटली किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया का डिफेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इस ब्रिज की इनॉग्रेशन हुई है राजस्थान स्टेट में, सिक्किम स्टेट में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में?
आप देख सकते हो आर्मी के वेरियस जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ राजनाथ सिंह जी के साथ हैं। इस सियोम ब्रिज रिसेंटली इंडिया की कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? राजस्थान, सिक्किम, आसाम या अरुणाचल प्रदेश? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का अरुणाचल प्रदेश। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में। ये जो ब्रिज है इसको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, काफी क्लोज है चाइना बॉर्डर के। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है सियाचिन ग्लेशियर पे, इतनी हाइट पे सियाचिन ग्लेशियर, वहां इंडियन आर्मी और वेरियस इंडियन फोर्सेस के जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको एक्सपीडिशंस वगैरह पे जरूर भेजा जाता था, पर वहां ऑपरेशनली डिप्लॉय होना कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक्स के लिए एक बड़ी चीज है। पहली बार एक वुमेन ऑफिसर जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया सियाचिन हाइट पे, क्या इनका नाम है? कैप्टन रानी सिंह, कैप्टन वीरा तिवारी, कैप्टन रेणुका सिंह या कैप्टन शिवा चौहान? कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है तो स्टूडेंट्स इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो आप देख सकते हो एक पिक्चर। कैप्टन शिवा चौहान इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के बने हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, बैटलफील्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेट 1980s में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हो गया था, तो ऑलमोस्ट एक वॉर सिचुएशन बन गई थी सियाचिन की हाइट पे। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है जिसमें 100 और आर्टिलरी गन्स, पहले 100 हम लोग इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर बाय कर चुके, खरीद चुके, 100 और खरीदी जाएंगी। ये जो खरीदी जाती है एक इंडियन कंपनी से खरीदी जाती है और इंडिया में बनती है बहुत बड़ी आर्टिलरी गन्स। ये जो गन्स हैं ये ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स हैं, इनको लार्सन एंड टब्रो के द्वारा इंडिया में बनाया जाता है। हमने असल में इन गन्स के लिए जो थोड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो साउथ कोरिया से करवाया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? अर्जुन, K9 वज्र, करण या कृष्ण? ठीक है, क्या नाम है इन गन्स का? 100 गन्स ऑलरेडी इंडियन आर्मी के पास है, 100 और उनके लिए अब जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है। कोशिश करो। तो इसको बोलते हैं, मतलब इस तरह से जो गन इनको आर्टिलरी या हॉविट्जर्स बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इन गन्स का असल में नाम है K9 वज्र। तो आप देख सकते हो डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोसेस शुरू कर दिया है और 100 K9 वज्र जो हैं वो इंडियन आर्मी को दी जाएंगी। साउथ कोरिया में जहां ये मतलब ओरिजिनली बनती थी वहां इसको बोलते थे K9 थंडर। हमने इसका टेक्नोलॉजी का एक ट्रांसफर करवाया और अब हम इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। L&T जो इंडियन कंपनी वो इसको मैन्युफैक्चर करती है, उनका गुजरात में प्लांट है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के लिए कोई प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पाता, कोई एक जगह नहीं है जहाँ पर हम क्लासेस भी देख सके, वीडियोस भी मिल जाए, टेस्ट भी हो, MCQs भी हो, नोट्स भी हो, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स वहाँ पर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्टूडेंट्स करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपली या तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, फिर सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपने एग्जाम को चूज करना है। जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी करो स्टूडेंट्स आप उस एग्जाम को चूज करो। जैसे वैसे तो पूरे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, पर चलो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग में आप SB या PO एग्जाम पे जाओ। ठीक है, मतलब हम एक एग्जाम लेते हैं, आप अपने एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर चूज करना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जाना है वीडियो कोर्सेज में, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बना रहा हूँ वीकली बेसिस पे करंट जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की एक क्लास, मिसलेनियस करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास। ठीक है, तो वीडियोस बेसिस में सारा डाटा मैं आपके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आपने वीडियो कोर्सेज पे क्लिक किया तो जैसे हमने एक एग्जाम चूज किया उसमें जो भी वीडियो कोर्सेज बने सब यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। आपको जाना है अपने करंट जीके कोर्स के ऊपर। जैसे आप करंट जीके कोर्स पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी मैंने आपके लिए क्लासेस, जो भी मटेरियल बनाया है सब कुछ आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कितने लेक्चर्स है, सारा कुछ वीकली बेसिस पे अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। इस करंट अफेयर्स के कोर्स का स्टूडेंट्स प्राइस क्या है वो भी आप यहाँ पे बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस करंट अफेयर्स के कोर्स को परचेज करते हो तो अभी से लेकर एग्जाम तक आपको और किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए यहाँ पर पूरा पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ एंड करते हैं इस क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।